नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल सी एस एस फन ट्रिक्स में, जहाँ पे हम गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स और डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम्स को समझते हैं कंसेप्चुअली, बजाय रटने के फोकस करते हैं कि उसको कंसेप्चुअली क्लियर किया जाए और माइंड में रजिस्टर्ड किया जाए लंबे टाइम के लिए। साथ साथ हम इस बात का भी ध्यान रखते हैं कि हम जो टॉपिक को पढ़ रहे हैं उसको फैक्चुअल पोर्शन जो होता है उसको हम निमोनिक टेक्निक्स के थ्रू याद रख सकें लंबे टाइम के लिए, कोई स्टोरी बना के किसी भी तरह से हम उस टॉपिक को रिटेन कर सकें माइंड में, जिससे कि एग्ज़ाम के टाइम पर हम उसको यूटिलाइज कर सकें। आज का हमारा टॉपिक है आरटीआई पार्ट 2। अगर आप लोगों ने पहला पार्ट इसका आरटीआई पार्ट 1 नहीं देखा है तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा पहले उसे देख लीजिए। उसका रीज़न ये है कि हमने पहले पार्ट में आरटीआई के बेसिक्स को डिस्कस किया है और उसमें बहुत सारी ट्रिक्स बताई गई हैं जिससे कि आप उसको याद रख सकें। अब हम सेकंड पार्ट में उसके हायर लेवल पर जाएंगे, तो जब तक फर्स्ट पार्ट क्लियर नहीं होगा तब तक आप सेकंड पार्ट को समझने में थोड़ा इशू आ सकता है। इसलिए मैक्सिमम बेनिफिट के लिए आप पहला पार्ट ज़रूर देख लें। तो आज का हम पार्ट स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द टाइम लिमिट फॉर सेकंड अपील विद सीआईसी? ऑप्शंस आर ए विद इन 30 days फ्रॉम डेट ऑन विच द डिसीजन शुड हैव बीन मेड बाय फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी, बी विद इन 45 days फ्रॉम द डेट ऑन विच द डिसीजन शुड हैव बीन मेड बाय द फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी, सी विद इन 60 days फ्रॉम द डेट ऑन विच द डिसीजन शुड हैव बीन मेड बाय द फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी, एंड डी विद इन 90 days फ्रॉम द डेट ऑन विच द डिसीजन शुड हैव बीन made by the first appellate authority. And the right answer is D, within 90 days from the date on which the decision should have been made by the first appellate authority. अब आरटीआई का प्रोसेस क्या होता है? जब कोई एप्लीकेंट इन्फॉर्मेशन मांगता है तो पीआईओ या सीपीआईओ को 30 डेज़ के अंदर इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करानी होती है। अगर उसको इन्फॉर्मेशन नहीं दी जाती तो वो 30 डेज़ में अपील कर सकता है फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी के पास, जो कि पीआईओ या सीपीआईओ से ऊपर की लेवल का ऑफिसर होता है। 30 डेज़ के अंदर उसको फर्स्ट अपील को डिस्पोज करना होता है, उसको रिप्लाई करना होता है। अगर एप्लीकेंट 30 डेज़ के अंदर उससे सेटिस्फाई नहीं होता तो वो सेकंड अपील का ऑप्शन उसके पास होता है। सेकंड अपील की जाती है सीआईसी के पास। तो एक क्वेश्चन आपका ये बनता है कि सेकंड अपील किसके पास जाती है? तो सीआईसी के पास जाती है 90 डेज़ फ्रॉम द डेट ऑन विच द डिसीजन शुड हैव बीन मेड बाय द फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी और द डिसीजन एक्चुअली रिसीव्ड। अब इस बात का क्या मतलब है कि शुड हैव बीन मेड बाय द फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी और द डिसीजन एक्चुअली रिसीव्ड बाय द अपीलेंट। इसका मतलब ये है कि फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी के पास 30 डेज़ का टाइम होता है डिस्पोज करने का एप्लीकेशन को। अगर उन्होंने 10 दिन के अंदर ही एप्लीकेशन को डिस्पोज कर दिया और एप्लीकेंट उससे सेटिस्फाई नहीं है तो एक्चुअली रिसीव्ड उसको 10 दिन बाद ही एप्लीकेशन रिसीव हो गई तो वो 10 दिन बाद ही अपील कर सकता है, उसके पास 90 डेज़ का टाइम रहेगा सेकंड अपीलेट अथॉरिटी के पास। बट अगर अपीलेट अथॉरिटी ये बोल के बैठ जाए कि वो अपील इतना डिस्पोज करे, कुछ भी ना करे, बैठे रहें, तो ऐसा नहीं कि वो एंडलेसली लटकी रहेगी एप्लीकेशन। 30 डेज़ यानी शुड हैव बीन मेड विद इन 30 डेज़। अब शुड हैव बीन मेड का कॉन्सेप्ट आ जाएगा यहाँ पर कि अगर उसको एप्लीकेशन को रिप्लाई नहीं किया गया है तो ऑटोमेटिकली 30 दिन के बाद उसका सेकंड अपील का टाइम स्टार्ट हो जाएगा। वो 30 दिन के बाद सेकंड अपील के लिए एलिजिबल हो जाएगा। तो इसमें दो चीज़ें हैं कि शुड एक्चुअली मेड डिसीजन एक्चुअली रिसीव्ड और फर्स्ट अपील शुड हैव बीन गिवन द डिसीजन। तो अगर एक्चुअली डिसीजन दे दिया है विद इन 30 डेज़ तो उसी दिन से उसका शुरू हो जाएगा साइकिल। और अगर उसने 30 डेज़ के अंदर रिप्लाई नहीं किया है तो 30 डेज़ के बाद वो सेकंड अपील के लिए एलिजिबल हो जाएगा। तो दोनों कंडीशंस यहाँ पर चलती हैं। इन अपील प्रोसीडिंग द ओनर्स टू प्रूव डिनाइज लाइज ऑन द सीपीआईओ हु डिनाइड द रिक्वेस्ट। अपील प्रोसीडिंग्स में जो रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स होगी वो सीपीआईओ होगी, क्योंकि सीपीआईओ को बताना पड़ेगा कि उन्होंने इन्फॉर्मेशन क्यों नहीं दी गई थी, रिक्वेस्ट को रिजेक्ट क्यों किया गया था या नहीं दी गई थी। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट द डिस्पोजल ऑफ द अपील बाय द अपीलेट अथॉरिटी? 1 विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीट ऑफ अपील, 2 एक्सटेंडेबल अप टू 45 days with reason to be recorded in writing, 3 extendable up to 60 days with reason to be recorded in writing, 4 extendable up to 90 days with reason to be recorded in writing. Options are A 1 and 2 only, B 1 and 3 only, C 1 and 4 only, and D all of the above. And the right answer is A 1 and 2 only. यानी कि appeal to be disposed by the appellate authority within 30 days from the date of receipt of the appeal, extendable up to 45 days with reason to be recorded in writing. यानी जैसे हमने अभी पिछले क्वेश्चन में डिस्कस किया था कि फर्स्ट इन्फॉर्मेशन अगर उसको गलत मिलती है या इनकम्प्लीट मिलती है पीआईओ या सीपीआईओ से तो 30 डेज़ का टाइम होता है। उसके बाद फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी को 30 डेज़ के अंदर उसको डिस्पोज करना होता है। अगर वो 30 डेज़ के अंदर नहीं कर पाते तो 45 डेज़ के अंदर उसको डिस्पोज कर सकते हैं, बट रीजन टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग। उसका रीजन उनको देना पड़ेगा कि अपील डिले क्यों हुई थी।
Question number 3. Which of the following is true about the RTI? 1. The decision of CIC is binding. 2. RTI Act is having overriding effect on Official Secrets Act 1923. 3. The first schedule relates to oath and affirmation by CIC IC. 4. The second schedule relates to details of exempted organizations. Options are A 1 and 2 only, B 1, 2 and 3 only, C 1, 2 and 4 only, and D all of the above. And the right answer is D all of the above. अब देख लेते हैं. Decision of CIC is binding. He has the right to compensate the complaint for any loss. यानी कि जो CIC चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर होते हैं उनका डिसीजन जो होता है वो बाइंडिंग होता है और उसको राइट भी होता है कि कोई लॉस हुआ है कंप्लेनेंट को उसकी वजह से तो उसको कंपनसेट भी कर सकता है वो. RTI Act is having overriding effect on Official Secret Act 1923 and also bar the jurisdiction of any other court. ये 1923 में ब्रिटिश टाइम में एक कानून बनाया गया था ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट. उसमें ये था कि कोई भी ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन इंडिविजुअल्स को नहीं दी जाएगी क्योंकि उनका जो रिलेशन था इंडियंस के साथ वो रूलर सब्जेक्ट रिलेशन था कि वो रूलर्स हैं और हम लोग सब्जेक्ट्स हैं उनके. हम हमारे राजा हैं, हम उनकी प्रजा हैं, तो हमें कोई राइट नहीं है देखने का. तो उन्होंने ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट बनाया था. बट इंडिया अब एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, यहाँ पे पब्लिक ही रूल करती है, पब्लिक के पास पूरे राइट्स हैं चलाने के लिए. तो उनको ये अधिकार है कि वो RTI के थ्रू इन्फॉर्मेशन मांग सकते हैं. और अगर ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट के साथ उसका कन्फ्लिक्ट होता है तो RTI विल प्रिवेल ओवर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923. अब इसमें एक चीज़ याद रखने वाली बात है, यहाँ पे ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट को हटाया नहीं गया है. अगर ये आता है कि हटा दिया, हटाया नहीं गया है, ये फोर्स में है. बट जहाँ कहीं भी इसका कन्फ्लिक्ट RTI के साथ होगा तो RTI क्योंकि पब्लिक इंटरेस्ट को बात करता है तो RTI के केस में ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के ऊपर उसको ओवर राइडिंग पावर मिलेगी. एंड ऑल्सो बार द जुरिडिक्शन ऑफ एनी अदर कोर्ट. और कोई भी कोर्ट उसमें जुरिडिक्शन में इंटरफेयर नहीं कर सकता RTI के केस में. ये उसको पावर मिली हुई है. द फर्स्ट शेड्यूल रिलेट्स टू ओथ एंड अफर्मेशन बाय द CIC एंड IC. पहला शेड्यूल जो है वो चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर और इंफॉर्मेशन कमिश्नर की ओथ एंड अफर्मेशन के बारे में बात करता है. अब इसको याद कैसे रखेंगे? ए से अफर्मेशन, हमें अफर्मेशन को याद रखना है. और ए से ए और फर्स्ट शेड्यूल, ए फर्स्ट अल्फ़ाबेट है और फर्स्ट शेड्यूल फर्स्ट नंबर है. तो हमें फर्स्ट ए यानी A1 याद रखना है. फर्स्ट ए है और फर्स्ट ही शेड्यूल है हमारा. तो अफर्मेशन आपका फर्स्ट शेड्यूल में आएगा. अब सेकंड शेड्यूल की बात करते हैं. सेकंड शेड्यूल गिव्स द डिटेल्स ऑफ एग्जेम्प्टेड ऑर्गेनाइजेशंस. ओरिजिनली इट हैड 18 इंस्टीट्यूशंस, नाउ इट हैज़ 25 इंक्लूडिंग CBI, R&AW, डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस, SPG, NSG. ये सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं. इनकी इन्फॉर्मेशन को आप नहीं मांग सकते हैं RTI के थ्रू क्योंकि ये सीक्रेट होती हैं और ये नेशनल सिक्योरिटी से रिलेटेड होती हैं. तो ये आपका सेकंड शेड्यूल में उन ऑर्गेनाइजेशंस की डिटेल है कि कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस एग्जेम्प्टेड हैं इन्फॉर्मेशन देने के लिए. चलते हैं आगे. विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? नो रीजन इज रिक्वायर्ड फॉर सीकिंग इन्फॉर्मेशन बट रीजन शुड बी गिवन इन केस ऑफ रिजेक्टिंग द रिक्वेस्ट. बी, exemptions given in Schedule 8 does not apply if public interest overweigh. C, after occurring 20 years, all exemptions go except Clause A, Clause C, and Clause 1 of Section 8(1). D, Section 23 bars the jurisdiction of court except under Article 32 writ jurisdiction. E, all of the above. And the right answer is E, all of the above. देख लेते हैं. No reason should be given for seeking information but the reason should be given for rejecting the request. यानी कोई एप्लीकेंट अगर कोई इन्फॉर्मेशन मांगता है किसी पब्लिक अथॉरिटी से तो उसको ये नहीं पूछा जा सकता आपको इस इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत क्यों है, आप एग्रीड पार्टी हो या नहीं हो. कोई भी इंडिविजुअल कोई भी किसी भी बॉडी से कोई भी इन्फॉर्मेशन ले सकता है, उसे कोई भी रीज़न देने की ज़रूरत नहीं है. बट पब्लिक अथॉरिटी अगर उस इन्फॉर्मेशन को उसकी रिक्वेस्ट को रिजेक्ट करती है तो उनको उसका एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा, रीज़न बताना पड़ेगा कि उन्होंने इसको किस ग्राउंड पे रिजेक्ट किया है. Exemption given in Schedule 8 does not apply if public interest overweigh. Schedule 8 हमारा वो बताता है कि हमने इन्फॉर्मेशन जो दी गई हैं उसको रिजेक्ट कर सकती है पब्लिक अथॉरिटी. उसमें बहुत सारे केसेस दिए गए हैं जैसे लैंग्वेज क्लियर नहीं है या और भी मल्टीपल रीजन्स हैं. ठीक है, जैसे हमने शेड्यूल 2 में बात की थी ऑर्गेनाइजेशंस जो गिवन है जिनकी इन्फॉर्मेशन
नहीं दी जा सकती। ये बताता है कि कुछ ऑर्गेनाइजेशंस की इन्फॉर्मेशन नहीं दी जा सकती, तो शेड्यूल 8 में एग्जेम्पशंस आती हैं। ठीक है, तो पब्लिक इंटरेस्ट ओवर, तो ये सेकंड वाला, तो अगर शेड्यूल 8 का कन्फ्लिक्ट होता है पब्लिक इंटरेस्ट के साथ तो शेड्यूल 8 विल नॉट अप्लाई, पब्लिक इंटरेस्ट विल ओवरवे। यही हमने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में भी पढ़ा था कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के साथ भी अगर आरटीआई के कॉन्फ्लिक्ट होता है तो आरटीआई विल प्रिवेल। यानी ये बहुत ही शक्तिशाली हथियार है, इसका किसी भी अदर एक्ट शेड्यूल या एक्ट के साथ इसका जब कॉन्फ्लिक्ट होता है तो ये प्रिवेल करता है उसके ऊपर। तो शेड्यूल 8 भी अप्लाई नहीं करता, यानी इन्फॉर्मेशन एग्जेम्पशन जो है वो ख़त्म हो जाएंगी, वो उसकी वैलिडिटी ख़त्म हो जाएगी और पब्लिक इंटरेस्ट को ओवरवे करते हुए आरटीआई के अंडर में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराई जाएगी। इफ़ 20 ईयर्स आर ओवर ऑल एग्जेम्पशंस को एक्सेप्ट क्लॉज ए, क्लॉज सी एंड क्लॉज 1 ऑफ सेक्शन 8(1). कोई भी इवेंट होती है या कोई भी चीज़ होती है जो कि एग्जेम्प्टेड होती है किसी कैटेगरी में, लेकिन जब 20 साल निकल जाते हैं तो एग्जेम्पशन कैटेगरी से बाहर आ जाता है, यानी उसके बारे में आप इन्फॉर्मेशन दे सकते हो एक्सेप्ट क्लॉज ए, क्लॉज सी, जिसमें कि ये दिया हुआ है कि इन्फॉर्मेशन जैसे नेशनल सिक्योरिटी से रिलेटेड है या कोई हमारी ट्रीटी रही है किसी गवर्नमेंट के साथ, फॉरेन गवर्नमेंट के साथ, कोई भी सिक्योरिटी को लेकर कोई इशू रहा है तो उस इन्फॉर्मेशन को एक्सक्लूसिवली मेंशन किया हुआ है कि वो सीक्रेट रहेंगी 20 साल के बाद भी। अदरवाइज अदर इन्फॉर्मेशंस कैन बी प्रोवाइडेड और वो डिक्लासीफाई हो जाती हैं 20 साल के बाद। सेक्शन 23 बास द जुरिडिक्शन ऑफ कोर्ट्स एक्सेप्ट अंडर आर्टिकल 32। सेक्शन 23 बोलता है कि आप कोई भी कोर्ट इसमें आरटीआई के मैटर में इंटरव्यू नहीं कर सकता, उसका जुरिडिक्शन नहीं है, एक्सेप्ट आर्टिकल 32 रिट जुरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। हमें पता है कि रिट जुरिडिक्शन आर्टिकल 32 जिसे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा बोला था, वो एक बेसिक वेपन है किसी भी इंडिविजुअल के लिए। अगर उसके फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हो रहा है तो वो कोर्ट में जा सकता है और वो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकता है आर्टिकल 32 में, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट किसी भी मैटर पे वो अपने संज्ञान में ले सकता है और उसके बारे में बोल सकता है। तो आरटीआई के केस में अगर किसी सिटीजन का आर्टिकल 32 के अंडर में वायलेशन हो रहा है, यानी वो 32 में जाके अपील करता है सुप्रीम कोर्ट के पास, तो सुप्रीम कोर्ट आरटीआई के मैटर में आ सकता है, अदरवाइज कोर्ट नहीं आ सकता। ठीक है, सेम वेपन दिया हुआ है आर्टिकल 226 में हाई कोर्ट्स को, यानी किसी इंडिविजुअल को अगर फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हो रहा है, उसके मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है, तो वो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है आर्टिकल 32 में, और आर्टिकल 226 में जा सकता है हाई कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट को उस पर डिसीजन देना होता है। तो अगर आरटीआई के से किसी भी क्लॉज के साथ टकराव होता है किसी इंडिविजुअल के फंडामेंटल राइट्स का और वो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में अपील करता है, तो हाई कोर्ट उस केस में इंटरफेयर कर सकता है, अदरवाइज कोर्ट का कोई भी इंटरफेरेंस नहीं हो सकता। तो इसको याद कैसे रखा जाएगा, इसको हम एक चीज़ याद रखते हैं कि सेक्शन 23 डजंट अलाउ कोर्ट टू इंटरवीन इन द मैटर ऑफ आरटीआई। सेक्शन 23 बोलता है कि कोई भी कोर्ट इसमें मैटर में इंटरवीन नहीं करेगा, लेकिन अगर कोर्ट ने नंबर को रिवर्स कर दिया, यानी कि 23 को 32 कर दिया, तो कोर्ट इंटरवीन कर सकता है। 23 में नहीं कर सकता, जैसे ही नंबर पलट जाएंगे 32 हो जाएगा, कोर्ट का इंटरफेरेंस आ जाएगा। नंबर 5, द लॉन्ग टाइटल ऑफ द आरटीआई एक्ट सीक्स टू प्रमोट द फॉलोइंग क्वालिटीज इन द वर्किंग ऑफ एवरी पब्लिक अथॉरिटी: A, ट्रांसपेरेंसी, B, पंक्चुअलिटी, C, एफिशिएंसी, एंड D, ऑल ऑफ द अबव। एंड द राइट आंसर इज D, ऑल ऑफ द अबव। एक पब्लिक अथॉरिटी से उम्मीद की जाती है कि वो ट्रांसपेरेंट मैनर में काम करेगी विदाउट एनी वायसनेस, और इन्फॉर्मेशन को पंक्चुअलिटी के साथ विद इन टाइम पीरियड पहुंचाएगी, और एफिशिएंटली, यानी कि इन्फॉर्मेशन को सही तरह से इंटरप्रेट करके एप्लीकेंट के पास इन्फॉर्मेशन को पहुंचाया जाएगा। तो ये सारी रिक्वायरमेंट्स रहती हैं एक पब्लिक अथॉरिटी के साथ। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट कैन बी द रीजन फॉर रिमूवल ऑफ द चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर और एन इंफॉर्मेशन कमिश्नर? 1, if he is adjudged and insolvent. 2, if he is convicted of an offence involving moral turpitude. 3, if he absents himself frequently. And 4, if he became unfit to continue by reason of infirmity of mind or body. Options are A, 1, 2 and 3, B, 1, 2 and 4, C, 1 and 2, and D, 3 and 4. And the right answer is A, 1, 2 and 3. यानी पॉइंट नंबर 4, इफ़ ही बिकम अनफिट टू कंटिन्यू द रीजन बाय इन्फर्मिटी ऑफ माइंड और बॉडी, ये कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। अब अलग अलग ऑफिसर्स के लिए अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है रिमूवल की, तो हम देख लेते हैं कि चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर के केस में कौन कौन सी रिक्वायरमेंट होती है। सबसे पहले रिमूवल प्रोसेस,
प्रेसिडेंट कैन रिमूव CIC विदाउट इंक्वायरी इन द फॉलोइंग सर्कमस्टांसिस। कौन कौन सी सर्कमस्टांसिस में रिमूव कर सकता है विदाउट इंक्वायरी? 1. एडजस्ट एंड इंसॉल्वेंट, 2. कन्विक्टेड ऑफ मोरल टर्पिट्यूड, 3. engaged in paid employment outside office, infirmity or insanity, acquired such financial or other interest as to prejudice official functions। अब ये 3 फंक्शंस हैं जिसमें कि प्रेसिडेंट रिमूव कर सकता है विदाउट इंक्वायरी। अब इनको याद कैसे रखा जाएगा? इसके लिए एक स्टोरी याद कर लेते हैं। इंसेन मोटू, इंसेन मतलब थोड़ा सन की टाइप का होता है। इंसेन मोटू पेड आउटसाइड द ऑफिस एंड एक्वायर्ड फाइनेंशियल एंड अदर इंटरेस्ट। यानी कि इंसेन मोटू था, उसने ऑफिस के बाहर जाके, ऑफिशियल ड्यूटी के बाहर जाके कुछ पे किया और कुछ फाइनेंशियल और अदर इंटरेस्ट को एक्वायर किया। यानी कि वो एक करप्ट ऑफिसर है। RTI का बहुत बड़ा रोल होता है करप्शन को कर्व करने में। तो इंसेन मोटू है, उसने ऑफिस के बाहर जाके फाइनेंशियल कुछ पेमेंट किया और फाइनेंशियल और अदर इंटरेस्ट को एक्वायर किया। अब देखते हैं, इंसेन मतलब इंसेनिटी और इन्फर्मिटी। MO2 MO यानी मोरल, TU से टर्पिट्यूड, मोरल टर्पिट्यूड। पेड आउटसाइड द ऑफिस यानी पेड एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड द ऑफिस, एंड एक्वायर्ड फाइनेंशियल एंड अदर इंटरेस्ट यानी एक्वायर्ड सच फाइनेंशियल और अदर इंटरेस्ट एज टू प्रेजुडिस ऑफिशियल फंक्शंस। ये आपके सारे पॉइंट्स इसमें कवर हो जाएंगे। इंसेन मोटू पेड आउटसाइड द ऑफिस एंड एक्वायर्ड फाइनेंशियल एंड अदर इंटरेस्ट। इंसेन मतलब इंसेनिटी और इन्फर्मिटी। मोटू मतलब मोरल टर्पिट्यूड। पेड आउटसाइड द ऑफिस मीन्स पेड एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड द ऑफिस, यानी कि ऑफिस आवर्स के बाद में अलग पेड एम्प्लॉयमेंट है। और एक्वायर्ड फाइनेंशियल एंड अदर इंटरेस्ट यानी कि कुछ फाइनेंशियल और अदर इंटरेस्ट को एक्वायर किया जो कि प्रेजुडिस टू ऑफिशियल फंक्शंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट RTI एक्ट 2005 एंड सिलेक्ट द वन विच इज नॉट करेक्ट। A, it is applicable in the state of J&K. B, an applicant making request for information will have to give reasons for seeking information. C, removal of chief information officer is given in the act. And D, every information commissioner shall hold office for a term of 3 years or till the age of 65 years, whichever is earlier. And the right answer is B, an applicant making request for information will have to give reason for seeking information। एप्लीकेंट को इन्फॉर्मेशन के लिए कोई रीज़न देने की ज़रूरत नहीं है, उसको सिर्फ अपना इन्फॉर्मेशन कौन सी चाहिए, एक RTI का ड्राफ्ट जो इन्फॉर्मेशन होगी ऑनलाइन या ऑफलाइन उसको फिल करके भेजना है। BPL से ऊपर है तो उसमें 10 रुपये का स्टैंप लगाना है या पोस्टल ऑर्डर जो कुछ भी लगाना है, चाहे कुछ भी लगा सकता है वो, और उसके बाद इन्फॉर्मेशन उसको दे दी जाएगी। हाँ, अगर पब्लिक अथॉरिटी इन्फॉर्मेशन को रिजेक्ट करती है तो उनको रीज़न देना पड़ेगा कि किस बेसिस पर रिजेक्ट किया है। यानी कि सिटीजन्स आर वेरी एम्पावर्ड इन केस ऑफ RTI। सिटीजन को कोई भी इन्फॉर्मेशन लेने के लिए कोई भी रीज़न देने की ज़रूरत नहीं है, पर अथॉरिटी को रिजेक्ट करने के लिए रीज़न देना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज़ द टाइम पीरियड फॉर ट्रांसफ़र ऑफ एप्लीकेशन टू अदर पब्लिक अथॉरिटी फॉर रिक्वेस्ट ऑफ इंफॉर्मेशन अंडर सेक्शन 6(3) ऑफ एक्ट। यानी कि पब्लिक अथॉरिटी को से अगर रिलेटेड इन्फॉर्मेशन पर्टेन नहीं करती है उनके साथ, तो उन्हें दूसरे पब्लिक अथॉरिटी को ट्रांसफ़र करना होता है जो रेलिवेंट पब्लिक अथॉरिटी होती है। तो पब्लिक अथॉरिटी को कितने टाइम के अंदर वो इन्फॉर्मेशन को फॉरवर्ड करना होता है? ऑप्शन आर A 1 day, B 2 day, C 5 day and D 10 days। एंड द राइट आंसर इज C 5 days। 5 दिन के अंदर उसके पास टाइम होता है इन्फॉर्मेशन को फॉरवर्ड करने का, और इस केस में इन्फॉर्मेशन देने का टाइम हो जाता है 35 डेज़। 5 डेज़ फॉरवर्ड करने का, 30 डेज़ जो रेलिवेंट अथॉरिटी है उसको मिलेगा इन्फॉर्मेशन देने के लिए। क्वेश्चन नंबर 9, द वर्ड इन्फॉर्मेशन अंडर RTI रेफर्स टू A, डेटा इन हार्ड कॉपी, B, डेटा इन सॉफ्ट कॉपी, C, सर्कुलर्स एंड D, ऑल ऑफ द अबव। एंड द राइट आंसर इज D, ऑल ऑफ द अबव। इन्फॉर्मेशन सभी कुछ है जो आपके पास रेडी फॉर्म में अवेलेबल है जो आप प्रोवाइड करा सकते हैं। हाँ, इन्फॉर्मेशन आपको क्रिएट नहीं करनी है। सपोज पूछता है कि आपके पास कितने लोग रिक्रूट हुए हैं, उनकी सीनियरिटी लिस्ट दो। सीनियरिटी लिस्ट अगर आपके पास प्रिपेयर नहीं है तो आपको देने की ज़रूरत नहीं है, अगर प्रिपेयर है तो आपको देनी है। बट इन्फॉर्मेशन जो रेडी फॉर्म में वो कैसी भी हो, चाहे हार्ड ड्राइव में हो, सॉफ्ट ड्राइव में हो, फ्लॉपी कुछ भी हो, वो इन्फॉर्मेशन आपको देनी होती है। क्वेश्चन नंबर 10, द स्टेट इन्फॉर्मेशन कमिश्नर कैन बी रिमूव्ड बाय A, गवर्नर ऑफ द स्टेट, B, सुप्रीम कोर्ट, C, चीफ जस्टिस ऑफ स्टेट हाई कोर्ट एंड D, सेंट्रल चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर। एंड द राइट आंसर इज A, गवर्नर ऑफ द स्टेट।
सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर को रिमूव करने के लिए प्रेसिडेंट होते हैं और स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर को कंसर्न स्टेट के गवर्नर रिमूव करते हैं। फॉर स्टेट CIC और IC सेम प्रोसीजर, बिल्कुल सेम प्रोसीजर फॉलो किया जाएगा एज इन केस ऑफ सेंट्रल इंफॉर्मेशन केस वाला। हाउएवर नंबर ऑफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर में डिफर फ्रॉम स्टेट टू स्टेट, यानी कि हर स्टेट में इंफॉर्मेशन कमिश्नर अलग अलग होते हैं, मैक्सिमम 10 हो सकते हैं। तो ये स्टेट के ऊपर होता है कि वो स्टेट के साइज के हिसाब से नंबर ऑफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर अपॉइंट कर सकते हैं, मैक्सिमम 10। इन सच केसेस फॉर रिमूवल द गवर्नर विल रेफर द केस टू सुप्रीम कोर्ट जज। याद रखना, यहाँ पर गवर्नर जो केस को रेफर कर रहा है वो सुप्रीम कोर्ट को कर रहा है, हाई कोर्ट को नहीं कर रहा है इंक्वायरी और रिपोर्ट के लिए। क्योंकि वैसे भी जुडिशरी हमारी, जैसे हमारी गवर्नमेंट का सिस्टम है वो 3 टियर सिस्टम है। 3 टियर सिस्टम में यूनियन गवर्नमेंट, सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट और 3rd टियर में आता है आपका अर्बन लोकल बॉडीज शहरों के लेवल पर और गांव के लेवल पर ग्राम पंचायत। लेकिन जुडिशरी में ऐसी कोई हायरार्की नहीं है। ऐसा नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट यूनियन सब्जेक्ट्स पे जस्टिस देगा और हाई कोर्ट आपका स्टेट सब्जेक्ट्स पे देगा, ऐसा कुछ नहीं है। वो इंटीग्रेटेड जुडिशरी है हमारे देश में। तो यहाँ पर भी यही देखने मिलता है, गवर्नर जो केस को हाई कोर्ट को रेफर नहीं करता, सुप्रीम कोर्ट को करता है, क्योंकि ये बहुत ही सेंसिटिव मैटर है। तो इसमें सीधा सुप्रीम कोर्ट का जुरिडिक्शन इन्वॉल्व होता है। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज सेक्शन 4(1)(b ऑफ RTI एक्ट 2005? RTI एक्ट का सेक्शन 4 क्या है? A. Maintain all its records duly catalogued and indexed in a manner and the form which facilitates the right to information under this act. B. Oblige public authority to furnish suo motu 17 type of information on its website. C. Publish all relevant facts while formulating important policies or announcing the decisions which affect public. D. Provide reasons for its administrative or quasi-judicial decisions to affected persons. And the right answer is B. Oblige public authorities to furnish suo motu 17 types of information on its website. यानी कि सेक्शन 4 बोलता है हमारा RTI एक्ट का, oblige public authority to furnish suo motu 17 types of information on its website or on any media accessible to the public within 120 days from the enactment of RTI Act। यानी RTI Act जब इनेक्ट हुआ था उसके 120 दिन के अंदर ही ये सभी पब्लिक अथॉरिटी के लिए ऑब्लिगेशन था कि उनको जो कुछ 17 टाइप की इन्फॉर्मेशन को डिफाइन किया गया है सेक्शन 4 में, उन इन्फॉर्मेशन को सुओ मोटो वेबसाइट पर डाला जाएगा। और ये आज तक चल रहा है। कुछ इन्फॉर्मेशन को डायरेक्ट डाल दिया जाता है। इसका पर्पज़ ये होता है कि कुछ कॉमन इन्फॉर्मेशन होती है जो लगभग हर सिटीजन को चाहिए होती हैं और उस ऑर्गेनाइजेशन की फंक्शनिंग को समझने के लिए सिटीजन्स के लिए इंपॉर्टेंट होती हैं। तो उन इन्फॉर्मेशंस को बजाय सिटीजन मांगे, RTI एप्लीकेशन फाइल करे, उससे बेटर होता है कि उस इन्फॉर्मेशन को डाल दिया जाए वेबसाइट पे, जहाँ से कि सिटीजन्स कभी भी उस इन्फॉर्मेशन को एक्सेस कर सकते हैं। इससे फ़ायदा होता है कि एक तो सिटीजन्स को रेडी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है विदाउट एनी हैसल। दूसरा, जो गवर्नमेंट मशीनरी होती है उसको भी बार बार RTI एप्लीकेशन को डिस्पोज करने की जो प्रॉब्लम होती है उससे निजात मिल जाती है, सॉल्यूशन मिल जाता है, वो इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। अब इसको याद कैसे रखा जाएगा? हमारे यहाँ पे एक बात की जाती है कि 4 लोगों को, ये 4 लोगों के सामने ऐसा नहीं करना चाहिए, 4 लोगों के सामने नहीं करना चाहिए, 4 लोगों को बता के चलना चाहिए। तो यहाँ पर भी यही है कि 4 लोगों को बात बताना ठीक रहता है कि 4 लोगों को पहले ही बता दो, अपनी इन्फॉर्मेशन दे दो, तो वो आपको RTI डाल के तंग नहीं करेंगे। तो 4 लोगों को बात बताना ठीक रहता है। तो सेक्शन 4 का मतलब 4 लोगों को आप पहले से ही इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज कर दो तो बेटर रहता है। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज सेक्शन 5(1) एंड 5(2) ऑफ RTI एक्ट 2005? 1. Mandates every public authority to designate sufficient number of CPIOs or SPIOs. 2. Mandates every public authority to designate central assistant PIOs or state assistant PIOs. 3. Mandates CPIO or SPIO to provide all reasonable support to the applicant seeking information in writing RTI application. 4. Empower CPIO or SPIO to seek assistance of any other officer as he or she consider it necessary for proper discharge of his or her duties. Options are A. 1, 2 and 3 only, B. 1 and 3 only, C. 1 and 2 only, and D. all of the above. And the right answer is C. 1 and 2 only. एक बार देख लेते हैं सेक्शन 5 क्या बोलता है RTI का। डेजिग्नेशन ऑफ पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर्स, यानी कि पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर्स होते हैं वो 5 सेक्शन में आते हैं। सेक्शन नंबर 5 में सेक्शन 5(1) ऑफ RTI एक्ट क्या बोलता है? सेक्शन 5(1) ऑफ RTI एक्ट 2005 mandates every public authority to designate sufficient number of CPIOs and SPIOs as the case may be in all administrative units or offices under it within 100 days
of the enactment of the RTI Act and reads as 1. Every public authority shall within 100 days of the enactment of this act designate as many officer as central information officers और स्टेट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, यानी कि एक्ट के इनेक्टमेंट के 100 डेज के अंदर आपको CPIO और PIOs को अपॉइंट करना पड़ेगा। ये सेक्शन 5.1 बोलता है। सेक्शन 5.2 बोलता है मैंडेट्स एवरी पब्लिक अथॉरिटी टू डेजिग्नेट सेंट्रल असिस्टेंट PIOs और स्टेट असिस्टेंट PIOs, यानी 5.2 बोलता है सेंट्रल PI असिस्टेंट PIOs और स्टेट असिस्टेंट PIOs। तो कुल मिला के सेक्शन 5 जो हमारा बात करता है वो डेजिग्नेशन यानी अपॉइंटमेंट की बात करता है CPIO और PIOs के। अब इसको याद कैसे रखे जाएंगे कि RTI एक पंचायत है। एक तरह से पंचायत का काम क्या होता है, फैसले देना। गांव में जो पंचायत हुआ करती थी पहले, उसमें क्या होता था कि मिलकर डिसीजन दिया जाता था और ऐसे 5 लोग होते थे पंचायत में। तो इसमें भी सेक्शन 5 इन्वॉल्व होता है। RTI एक पंचायत है जो कि लोगों के साथ फैसला करता है, लोगों के साथ इंसाफ करता है, लोगों के साथ न्याय करता है, जस्टिस देता है लोगों को। तो जब जस्टिस देगा तो उसके लिए पंचायत की जरूरत होती है और उस पंचायत में हमेशा 5 सदस्य होते हैं। तो सेक्शन 5 आपके 5 सदस्य हैं। जैसे सेक्शन 4 की हमने जब बात की थी तो सेक्शन 4 का मतलब 4 लोगों को इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज सुओ मोटो करनी होती है। सेक्शन 5 में हम कैसे याद रखेंगे कि सब 5 सदस्य होते हैं, यानी CPI और SPI जितने भी अथॉरिटीज़ होती हैं, जो ऑफिसर्स होते हैं, उनका अपॉइंटमेंट की बात की जा रही है। ये सेक्शन 5 में आ रही है। क्वेश्चन नंबर 13, सेक्शन 12 ऑफ RTI एक्ट रिलेट्स टू कॉन्स्टिट्यूट अ बॉडी टू बी नोन एज द सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन इन द सेम वे विच सेक्शन इज प्रिस्क्राइब फॉर स्टेट्स, यानी कि सेक्शन 12 जो होता है वो आपकी बात करता है एक बॉडी कॉन्स्टिट्यूट की जाएगी जिसका नाम होगा सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन। इन द सेम वे स्टेट्स में भी होता है स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन। वो किस एक्ट में आता है? सेंट्रल वाला आपका सेक्शन 12 में आ रहा है, स्टेट वाला कौन से सेक्शन में आएगा देख लेते हैं। ऑप्शंस, सेक्शन 13 ऑफ RTI एक्ट, B सेक्शन 15 ऑफ RTI एक्ट, C सेक्शन 16 ऑफ RTI एक्ट और D सेक्शन 19 ऑफ RTI एक्ट। एंड द राइट आंसर इज B सेक्शन 15 ऑफ RTI एक्ट। यानी सेक्शन 12 और सेक्शन 15 दोनों एक ही हैं। फ़र्क इतना है, दोनों में 3 का डिफरेंस आ रहा है कि दोनों में इतना फ़र्क आ रहा है कि 12 जो है आपका सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन की बात कर रहा है और 15 आपका स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशन की बात कर रहा है। सेक्शन 12 ऑफ RTI एक्ट हमारी बात करता है टू कॉन्स्टिट्यूट अ सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन। सेक्शन 15 जो हमारा RTI एक्ट का होता है वो बात करता है स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशन के सेटअप की। तो हमें याद रखना 12 एंड 15 दोनों सेम है, दोनों कमीशन की बात कर रहा है। सेक्शन 5 हमारा बात कर रहा था CPIO PIO इनके अपॉइंटमेंट की। 12 हमारा बात कर रहा है, यानी 12 हमारा बात कर रहा है राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन। लेकिन 15 बात कर रहा है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशन। 12-15 याद रखना है, भूलना नहीं है, दोनों एक ही चीज़ है, बस 3 का डिफरेंस आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सेक्शन आर प्रिस्क्राइब फॉर द टेन्योर एंड टर्म्स ऑफ सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमिश्नर एंड स्टेट इन्फॉर्मेशन कमिश्नर अंडर RTI एक्ट 2005? कौन सा सेक्शन है जो कि टेन्योर की बात करता है? A सेक्शन 13 एंड सेक्शन 16 ऑफ RTI एक्ट, यानी इसमें एक सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमिश्नर्स का टेन्योर है और एक स्टेट इन्फॉर्मेशन कमिश्नर का टेन्योर है। तो ऑप्शन A सेक्शन 13 एंड सेक्शन 16 ऑफ RTI एक्ट, B सेक्शन 12 एंड सेक्शन 15 ऑफ RTI एक्ट, C सेक्शन 13 एंड सेक्शन 15 ऑफ RTI एक्ट एंड सेक्शन D सेक्शन 12 एंड सेक्शन 16 ऑफ RTI एक्ट। तो इसका राइट आंसर है A सेक्शन 13 एंड सेक्शन 16 ऑफ RTI एक्ट। अभी हमने देखा था सेक्शन 12 जो था वो हमारा था कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन एंड स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशन। तो 12 में हमने बात की थी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन और 15 में बात की थी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशन। सिमिलरली 13 में हम बात करते हैं deals with chief information commissioner and other information commissioners terms of office condition service such as they cannot hold। इसमें लास्ट लाइन है modified in 2019 to read they shall hold their office for such term as may be prescribed by central government। इसको अमेंड करके 2019 में कर दिया गया था they shall hold their office such as may be prescribed by the central government। ऐसे ही स्टेट गवर्नमेंट का भी कर दिया गया था
मॉडिफायर शैल बी सच एज प्रिस्क्राइब्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन और स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन दोनों का ही यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट ही डिसाइड करेगी। ये ट्विस्ट है, आप ये नहीं डिसाइड सोच सकते हो कि स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन है तो उसका स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करेगी, नहीं, स्टेट गवर्नमेंट का इसमें कोई रोल नहीं होता। सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगी दोनों ही केसेस में। और एट प्रेजेंट इनका जो टेन्योर है वो 3 ईयर्स एंड अप टू द एज ऑफ 65 ईयर्स विच एवर इज लेस। सपोज कोई किसी ने ज्वाइन किया है चीफ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर के पोस्ट पे एज 63 की, तो उनके पास 2 ईयर्स बचता है, तो उनको सिर्फ 2 ईयर्स का ही टेन्योर मिलेगा, क्योंकि वो 2 ईयर्स के बाद 65 ईयर्स के हो जाएंगे। बट किसी ने एज पे ज्वाइन किया 55 की पे, तो उनको 3 साल का पूरा टेन्योर मिलेगा और 58 की एज में वो पोस्ट से रिटायर हो जाएंगे। तो इस तरह से 3 ईयर्स और 65 ईयर्स विच एवर इज लेस। क्वेश्चन नंबर 15, सेक्शन 27 एंड 28 ऑफ RTI एक्ट 2005 टॉक अबाउट। सेक्शन 27 और 28 क्या बात करते हैं? 1, पावर टू मेक रूल्स बाय एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। 2, पावर टू मेक रूल्स बाय CIC। 3, पावर टू मेक रूल्स बाय कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। एंड 4, पावर टू मेक रूल्स बाय SIC यानी स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर। ऑप्शंस आर A 1, 2 and 3 only, B 1 and 3 only, C 1 and 2 only, and D all of the above. And the right answer is B 1 and 3 only, यानी कि पावर टू मेक रूल बाय एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट एंड पावर टू मेक रूल्स बाय कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। यानी सेक्शन 27 क्या बोलता है? पावर टू मेक रूल्स बाय एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। RTI एक्ट में कौन बना सकता है, एक्ट कौन पास कर सकता है, इसको पावर है एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। और सेक्शन 28 क्या बोलता है? पावर टू मेक रूल्स बाय कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। सेक्शन 27 आपको देगा एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट और 28 देगा कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। टू हुम द पेमेंट इज मेड फॉर इंफॉर्मेशन थ्रू RTI के थ्रू जो हम पेमेंट करते हैं वो किसको किया जाता है? A पेबल टू कंसर्न पब्लिक अथॉरिटी, B पेबल टू पर्सनल असिस्टेंट ऑफ पब्लिक अथॉरिटी, C पेबल टू द अकाउंट ऑफिसर्स of public authority, and D payable to the concerned officer of public authority. And the right answer is C payable to the account officer of public authority। यानी कि RTI की एप्लीकेशन में जो इन्फॉर्मेशन के लिए जो आप मनी प्रोवाइड कराते हो, पैसा पेमेंट किया जाता है, वो आपको करना जाता है अकाउंट ऑफिसर ऑफ पब्लिक अथॉरिटी, क्योंकि पब्लिक अथॉरिटी खुद तो पैसे को लेगी नहीं, वो जाएगा अकाउंट ऑफिसर के पास। अगर आपने पब्लिक अथॉरिटी को भेज दिया, वो भी उसे अकाउंट ऑफिसर के पास ही भेजेगा जहाँ से उसको एनकैश कराया जाता है। तो राइट आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अंडर विच सेक्शन RTI राइट टू इन्फॉर्मेशन इज डिफाइंड, यानी RTI को डिफाइन किस सेक्शन में किया गया है? A सेक्शन 2F, B सेक्शन 2H, C सेक्शन 2J एंड D सेक्शन 2N। एंड द राइट आंसर इज C सेक्शन 2J। जो क्वेश्चन बहुत आता है और बहुत ही कंफ्यूजिंग होता है कि 2F, H, J, N इतने सारे होते हैं, किसको याद रखा जाए? तो याद रखना J फॉर जस्टिफाइड। राइट टू इन्फॉर्मेशन जो है वो डिफाइन किया जाता है, नहीं, इसको जस्टिफाई किया जा रहा है डेफिनेशन के थ्रू कि क्यों आया है, क्या पर्पज़ है। तो जस्टिफाई किया जाता है 2J में, ये क्यों एग्जिस्ट करता है। तो 2J मतलब जस्टिफाई यानी कि डिफाइन करना। चलते हैं नेक्स्ट। बिफोर RTI एक्ट राइट टू इन्फॉर्मेशन इज अ पार्ट ऑफ फंडामेंटल राइट अंडर विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन? A 16(2), B 17(4), D 19(1)(a), D 18(1). एंड द राइट आंसर इज B 19(1)(a। जो हमारा 19 है, आर्टिकल 19 है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, जो फंडामेंटल राइट है यानी कि मौलिक अधिकार है, वो उसमें आपको जो फ्रीडम मिलती है उसमें आपको राइट टू इन्फॉर्मेशन भी होता है, यानी आपका अधिकार है सूचना का अधिकार। अब फिगर 19 की बात कर लेते हैं। RTI के केस में नंबर 19 बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। पहला तो जब हमारा RTI एक्ट नहीं था तो लोगों को सूचना का अधिकार आर्टिकल 19 में दिया जाता था, एक तो ये हो गया। अब दूसरा होता है कि सेक्शन 19 RTI का जो होता है उसमें अगर आप किसी भी पब्लिक अथॉरिटी से की इन्फॉर्मेशन से सेटिस्फाई नहीं हो तो आपके पास अपील का प्रोविज़न होता है। 30 डेज़ के अंदर आप अपील कर सकते हो। फर्स्ट अपील के लिए आपको राइट मिलता है, जो कि अथॉरिटी होती है अबव PIO और CPIO। तो ये सेक्शन 19 में होता है। तो हमें 19 को याद ऐसे रखना है कि सूचना का अधिकार आने से पहले, RTI एक्ट 2005 के आने से पहले हमारा आर्टिकल 19 में ही राइट टू इन्फॉर्मेशन मिलता था। अब क्योंकि हमारा RTI एक्ट आ चुका है तो आर्टिकल 19 का कोई रोल नहीं रहा, तो उन्होंने 19 फिगर को शिफ्ट कर दिया है सेक्शन 19 में। आर्टिकल 19 बन गया हमारा सेक्शन 19 और उसमें उसको अपील का राइट दे दिया, क्योंकि अब आर्टिकल 19 तो ख़त्म हो गया ना।
आरटीआई के केस में, आरटीआई केस में तो आर्टिकल 19 का कोई रोल नहीं रहा। अब आर्टिकल 19 फिगर को अपनी रेलिवेंस बनाने के लिए उसने एक लेवल ऊपर चला गया। अब वो सिर्फ इन्फॉर्मेशन देगा नहीं, वो अपील के थ्रू इन्फॉर्मेशन देगा। तो सेक्शन 19 जो है आरटीआई एक्ट का, अपील कैन बी मेड अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ पब्लिक अथॉरिटी, पब्लिक अथॉरिटी के ऑर्डर के अगेंस्ट में अपील की जा सकती है। आरटीआई से पहले नंबर 19 आरटीआई काम देखता था, और अब आरटीआई चुके हैं तो 19 नंबर सेक्शन 19 में जाके अपील का काम देख रहा है। तो इस तरह से आप 19 का याद रखते, 2 क्वेश्चन आपके कवर हो जाएंगे यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 19, द आरटीआई एक्ट रिप्लेस्ड, यानी किस एक्ट को उन्होंने रिप्लेस किया है? ए ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923, बी कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908, सी फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट 2002 एंड डी इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एक्ट 1920। एंड द राइट आंसर इज सी फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट 2002। आरटीआई ने फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट को ख़त्म किया है। हमने पहले भी देखा था कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923, इसके ऊपर सुपरसीडिंग पावर है। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट एग्जिस्ट करता है, बट जब भी इसका कन्फ्लिक्ट होगा आरटीआई के साथ तो ये सुपरसीड हो जाएगा, आरटीआई विल ओवर रूल। ठीक है, लेकिन ओवर राइडिंग पावर आरटीआई को है, लेकिन फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन तो खत्म ही हो गया, ये एग्जिस्ट ही नहीं करता आरटीआई के आने के बाद। क्वेश्चन नंबर 20, विच स्टेट इन इंडिया एनेक्टेड द आरटीआई एक्ट फर्स्ट? ए राजस्थान, बी पंजाब, सी तमिलनाडु एंड डी कर्नाटका। एंड द राइट आंसर इज सी तमिलनाडु। तमिलनाडु पहला स्टेट था जिसने आरटीआई एक्ट को इनेक्ट किया था। चलते हैं, अब इसको एक चीज़ देख लेते हैं, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आती हैं। एक तो आता है आपका कब स्टार्ट किया गया था, कौन सी प्रोमिनेंट इसके लिए जो आंदोलन हुए थे वो हुए थे, किस एक्ट ने पास किया गया था, किस एक्ट को रिप्लेस किया गया था। तो प्री आरटीआई एरा जो है उसमें क्या क्या काम हुआ है आरटीआई के लिए, आरटीआई एक्ट के आने से पहले क्या क्या काम हुआ है, उसको समझने के लिए हम एक ट्रिक बना लेते हैं, और उस ट्रिक का नाम भी आरटीआई है। तो आर से पहले हम याद रखेंगे राजस्थान। राजस्थान की क्या याद रखेंगे? फर्स्ट ग्रास रूट कैंपेन फॉर द इंट्रोडक्शन ऑफ आरटीआई स्टार्टेड बाय मजदूर किसान शक्ति संगठन MKSS इन 1994। ये पहला ग्रास रूट कैंपेन था आरटीआई एक्ट को लाने के लिए राजस्थान से। तो आर से राजस्थान। टी से तमिलनाडु। तमिलनाडु फर्स्ट स्टेट बना जिसने कि आरटीआई एक्ट को पास किया 1997 में। और आई से आपका आया इन्फॉर्मेशन फ्रीडम, यानी कि फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट 2002, उसको ख़त्म कर दिया, इसको रिप्लेस कर दिया। तो आपको आरटीआई से आपके प्री आरटीआई जितने भी मूवमेंट है, रिवॉल्यूशन है, जो भी कुछ हुआ है उसको आप आरटीआई से याद रखेंगे। आर से राजस्थान यानी मजदूर किसान शक्ति संगठन ने पहला ग्रास रूट रिवॉल्यूशन किया। टी से तमिलनाडु फर्स्ट स्टेट टू इनैक्ट द आरटीआई एक्ट। एंड आई से फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट जो कि 2002 था, उसको जो पास हुआ और जिसको बाद में आरटीआई ने रिप्लेस किया 2005 में। क्वेश्चन नंबर 21, आरटीआई मूवमेंट वाज इनिशिएटेड इन राजस्थान डैश इन 1994 टू फाइट अगेंस्ट लोकल करप्शन एंड एक्सप्लॉयटेशन। किसने किया था? ए ट्रेड यूनियन, बी मजदूर किसान शक्ति संगठन, सी मजदूर संगठन एंड डी किसान संगठन। एंड द राइट आंसर सभी को पता होगा, बी मजदूर किसान शक्ति संगठन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, द आइडिया ऑफ आरटीआई इन इंडिया वाज फ्लोटेड बाय प्राइम मिनिस्टर। कौन से प्राइम मिनिस्टर ने आरटीआई का आइडिया को फ्लोट किया था? ए चंद्रशेखर, बी अटल बिहारी वाजपेयी, सी विश्वनाथ प्रताप सिंह यानी वीपी सिंह एंड डी एच.डी. देवेगौड़ा। एंड द राइट आंसर इज सी वीपी सिंह, विश्वनाथ प्रताप सिंह। अब इसको कैसे याद रख सकते हैं? 2 प्रोमिनेंट प्राइम मिनिस्टर का नाम आता है आरटीआई में। एक जिन्होंने आइडिया को फ्लोट किया वो थे वीपी सिंह, और दूसरे जिन्होंने इसको इनेक्ट किया वो थे हमारे अटल बिहारी वाजपेयी। तो इसको हम ऐसे याद रखेंगे, विश्वनाथ प्रताप सिंह थे, इन्होंने सोचा कि आरटीआई का लोगों को एम्पावर किया जाए। इन्होंने अपना प्रताप फैलाया कि लोगों को एम्पावर किया जाए, लोगों को मजबूत किया जाए। इन्होंने कोशिश की, इस आइडिया को फ्लोट किया, लेकिन आइडिया को फाइनली कंप्लीट किसने किया? अटल बिहारी वाजपेयी। बीच में कई प्राइम मिनिस्टर आए लेकिन उसे कंप्लीट नहीं कर पाए, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी थे, वो अटल थे अपने कमिटमेंट को लेके, अपने संकल्प को लेके, और उन्होंने आरटीआई को लागू करके ही छोड़ा। तो इस तरह से हम दोनों प्राइम मिनिस्टर को याद रख सकते हैं कि किसने आइडिया को फ्लोट किया और कौन से प्राइम मिनिस्टर ने आइडिया को फाइनली कंप्लीट किया। क्वेश्चन नंबर 23, अंडर विच सेक्शन ऑफ आरटीआई एक्ट अपील कैन बी मेड अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ पब्लिक अथॉरिटी? ए सेक्शन 16, बी सेक्शन 17, सी सेक्शन 18 एंड डी सेक्शन 19। एंड द राइट आंसर सभी को पता है, हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, सेक्शन 19। और हमने देखा था कि आरटीआई के केस में 2 केसेस आते हैं, जबकि सेक्शन 9 जो नंबर 19 है वो इंपॉर्टेंट होता है। पहले फंडामेंटल राइट हुआ करता था, और बाद में जब आरटीआई एक्ट आ गया, फंडामेंटल राइट से इसका कनेक्शन खत्म हो गया, तो ये अपील के लिए सेक्शन 19 बन गया।
Question number 24. The Central Information Commission or State Information Commission, as the case may be, shall, while inquiring into any matter under this section, have the same powers as are vested in. Options are A. Criminal Court, B. Civil Court, C. High Court, and D. the Court of Session. And the right answer is B. Civil Court. सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन को सिविल कोर्ट की पावर होती हैं, और इसीलिए हमने देखा था कि जब इसका सेक्शन 23 है वो बोलता है कि कोई भी कोर्ट इसमें इंटरफेरेंस नहीं कर सकता, क्योंकि ऑलरेडी सेक्शन 23 के अंडर उनको सिविल कोर्ट की पावर दी हुई है। बट क्योंकि लोगों का अगर फंडामेंटल राइट का वायलेशन होता है और वो आर्टिकल 32 में सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं या आर्टिकल 226 में जाते हैं हाई कोर्ट में, तो फंडामेंटल राइट का केस आ जाता है, रिट जुरिडिक्शन को यूज़ करता है। तो जब फिगर्स को हम पलट देते हैं, 23 से 32 कर देते हैं, तो फिर कोर्ट का इंटरफेरेंस हो सकता है, क्योंकि वो रिट वाला केस आ जाता है लोगों के फंडामेंटल राइट से रिलेटेड। अदरवाइज चीफ इन्फॉर्मेशन कमीशन को सिविल कोर्ट की पावर होती है और इसमें कोई अदर कोर्ट इन्फॉर्मेशन इंटरफेयर नहीं कर सकता। आज का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। वेयर द इन्फॉर्मेशन कमिश्नर इज अपॉइंटेड एज द चीफ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर इन केस ऑफ बोथ सेंट्रल एंड स्टेट, हिज टेन्योर ऑफ ऑफिस शैल नॉट बी मोर देन डैश इन एग्रीगेट एज द इन्फॉर्मेशन कमिश्नर एंड चीफ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर। अब यहाँ पे सवाल ये आता है कि पहले कोई ऑफिसर हैं जो कि इन्फॉर्मेशन कमिश्नर थे, कुछ टाइम बाद उनको चीफ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर बना दिया जाता है, तो उनका टोटल टेन्योर कितना हो सकता है, क्योंकि 3 साल होता है ऐसे मैक्सिमम। तो अब इस केस में कितना रहेगा? ऑप्शन ए 5 years, B 6 years, C 7 years, and D 8 years. And the right answer is A 5 years. यानी कि अगर इन्फॉर्मेशन कमिश्नर अपना टेन्योर 3 साल का कंप्लीट करके चीफ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर बनते हैं, तो उनको सिर्फ 2 साल के लिए चीफ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर बनाया जा सकता है, प्रोवाइडेड कि एज 65 की कंप्लीट ना हो। और अगर उन्होंने 2 साल काम किया है चीफ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर, तो वो 3 साल और रह सकते हैं। अगर किसी इन्फॉर्मेशन कमिश्नर को 1 साल बाद ही चीफ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर बना दिया गया है, तो मैक्सिमम 4 ईयर तक ही रह पाएंगे, क्योंकि 1 ईयर और चीफ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर का मैक्सिमम होता है 3 ईयर्स, तो 1 + 3 4 हो सकता है। यानी कि किसी भी केस में मैक्सिमम जो होगा टेन्योर, वो अगर इन्फॉर्मेशन कमिश्नर चीफ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर बनेगा तो 5 ईयर होगा, लेकिन लेस हो सकता है। अगर किसी ने पूरा 3 साल का टेन्योर कंप्लीट किया है, उसके बाद चीफ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर बनाते हैं, तो वो मैक्सिमम 2 ईयर्स बन पाएंगे, क्योंकि 5 ईयर कंप्लीट हो रहा है। अगर 2 ईयर्स इन्फॉर्मेशन कमिश्नर रहे हैं और उसके बाद उनको चीफ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर बनाया जाता है, तो 3 ईयर्स कंप्लीट कर लेंगे और 5 ईयर्स बन जाएंगे। अगर किसी ने 1 साल ही काम किया है इन्फॉर्मेशन कमिश्नर, तो उनको 4 साल के लिए चीफ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर नहीं बनाया जाएगा, उनको 3 ईयर्स के लिए ही बना सकते हैं मैक्सिमम, जो हमने देख लिया। तो 1 + 3 4 ईयर्स तक हो पाएगा। और इसमें भी हमें देखना पड़ेगा कि किसी भी केस में एज 65 ईयर्स तो नहीं हो रही है। अगर एज 65 कंप्लीट हो रही है तो वो भी कर्टेल हो जाएगा। सपोज़ किसी इन्फॉर्मेशन कमिश्नर ने 3 ईयर्स का टेन्योर कंप्लीट नहीं किया, उन्होंने 2 ईयर्स का किया हुआ है, और अब उनको चीफ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर के लिए अपॉइंट कर दिया गया है, और 3 ईयर्स का उनके पास टाइम है, क्योंकि 5 ईयर्स कंप्लीट होने वाला है, बट उनकी एज 64 ईयर्स है, तो उनको सिर्फ 1 साल ही बनाया जाएगा चीफ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर के लिए। तो इस तरह से मैं तीनों डायमेंशंस को देखते हुए मैक्सिमम 5 ईयर्स का ही रह सकता है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो RTI पार्ट 2। होप आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर आप लोगों के पास कोई सजेशंस हैं या कोई और भी कोई चीज़ बताना चाहते हैं, तो प्लीज़ हमारे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। इससे हम लोगों को बहुत एनकरेजमेंट मिलता है, और हम चाहते हैं कि आपको बेस्ट ऑफ द वीडियोस प्रोवाइड कराई जाए। तो इसके लिए आपका सहयोग ज़रूरी है। थैंक्स फॉर पेशेंट लिसनिंग एंड थैंक यू वेरी मच।